हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में। तो कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास में 2 कंसंट्रेशन यूनिट अभी भी बाकी है, बट वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ठीक है, हम एक्स्ट्रा उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपकी नॉर्मेलिटी और सेकंड आपकी फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो हम ये जो नॉर्मेलिटी या फिर फॉर्मेलिटी है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी को। राइट, आज हम जो बात करने वाले हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, और किस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। चलिए देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, परमाणु संरक्षण नियम की अगर हम बात करें, जिस तरीके से एटम जो होता है, रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम होंगे उतने के उतने आपके पास में क्या होंगे, जो प्रोडक्ट है उसमें भी नंबर ऑफ एटम जो होंगे उतने ही होंगे। जिस तरीके से हम मास कंजर्वेशन का लॉ पढ़ते हैं कि मतलब क्रियाकारक का मास, जितना आपने क्रियाकारक लिया है उतना को उतना आपको उत्पाद के रूप में उसका बाहर मिलेगा। राइट, जिस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास में है सपोज A3B। ठीक है, A3B डिसोसिएट होकर के क्या बनाता है, A प्लस B, तो हम इसको बोलते हैं 3A। ठीक है, तो A3B जो है वो 3A प्लस B बनाता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर बोल दें कि वेट ऑफ A जो है वो यहाँ पे 5 ग्राम है, तो बताओ यहाँ पर भी कितना होगा वेट ऑफ A, 5 ग्राम होगा। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं, प्रोडक्ट के भी उतने के उतने होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में रिएक्शन है, KClO3 जो है वो डिसोशिएट होकर के क्या बनाता है, वो डिसोशिएट होकर के बनाता है KCl प्लस O2। ठीक है, KClO3 जो होता है वो डिसोशिएट होकर के क्या बनाता है, KCl प्लस O2 बनाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कि किस तरीके से हम जो है वो POAC अप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, या हर एक एटम के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, जो POAC होता है ये हमेशा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या होता है, यूज होता है। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो हम सीधा बता सकते हैं कि अगर इसका 2 मोल इसके 1 मोल से, अगर इसका 2 मोल इसका 1 मोल बनाता है तो इसका कितना बनाएगा वो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। अगर हमारे पास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो फिर हम जो है वो क्या नहीं बता सकते, इसका जो मोल बनेगा वो नहीं बता सकते, फिर हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम POAC का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो POAC यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से करेंगे, हम अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल POAC फॉर पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के लिए अगर हम यहाँ पर POAC अप्लाई करें तो देखो पोटेशियम का एटम कितना है इसके अंदर, 1 है, तो 1 इंटू मोल ऑफ KClO3। ठीक है, 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 को करेंगे तो इसके आ जाएंगे। ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा, आप देखो प्रोडक्ट के अंदर पोटेशियम कहाँ कहाँ है, पोटेशियम सिर्फ यहाँ है KCl के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू मोल ऑफ KCl। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1 इंटू मोल ऑफ क्या कर दोगे, KCl कर दोगे, तो ये आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। अब दोनों में से अगर आपको किसी के भी निकालने तो आपको ये 2 चीज़ें जो है गिवन है और ये चीज़ गिवन है, तो आप इससे निकाल सकते हो ये मोल ऑफ KCl। ठीक है, फिर हम बात करते हैं POAC फॉर ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, देखो POAC फॉर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ KClO3। ठीक है, KClO3 के मोल और इंटू में हमने 3 कर दिया, किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू मोल ऑफ O2। ठीक है, O2 के हमने मोल लिख दिए, इंटू 2 कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, O2 क्या आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें POAC फॉर क्लोरीन के लिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज हमें क्लोरीन के लिए लगाना हो, तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू मोल ऑफ KClO3। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू मोल ऑफ KCl। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको जो है वो पता होगा कि कितना आइटम है, और फिर आपको जो भी आप रिएक्टेंट है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उनके आपको मोल से मल्टीप्लाई करना है, तो जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, पहले आप इसको कॉपी करो फिर एग्जांपल करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, जैसे सपोज CXHY आपके पास में कोई भी कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन जो है वो हमने किसके साथ करवा रखी है, O2 के साथ करवा रखी है। तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, CO2 मिलती है और प्लस क्या मिलता है, H2 मिलता है।
ठीक है, क्या मिलता है, CO2 मिलता है और क्या मिलता है, H2 मिलता है। अब हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखो क्या करोगे आप लोग, सीधा क्या लगाओ, POAC यूज़ करो। POAC फॉर कार्बन के लिए अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे कार्बन के कितना है, x इंटू मोल ऑफ क्या हो जाएगा, मोल ऑफ CXHY, ठीक है। सपोज आपको कुछ भी मोल दे रखे हैं, सपोज आपको 10 मोल दे रखे हैं इसके, ठीक है, तो आप उसके 10 मोल को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, ठीक है। इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन प्रोडक्ट के अंदर कितना है, एक है कार्बन, तो 1 इंटू मोल ऑफ क्या हो जाएगा, CO2 के भी मोल दे रखे हैं आपको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लगाएंगे POAC फॉर हाइड्रोजन। अगर हम POAC फॉर हाइड्रोजन यूज़ करें तो देखो क्या होगा, y इंटू मोल ऑफ CXHY इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ क्या हो जाएगा, H2, ठीक है। अब अगर हम सपोज करो POAC यूज़ करते हैं फॉर हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू मोल ऑफ क्या हो जाएगा, O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अब 2 बार है, ध्यान रखना। तो हम पहले तो लिखेंगे 2 इंटू मोल ऑफ CO2, फिर हम प्लस करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू मोल ऑफ H2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम POAC से निकाल करके किसी भी के भी मोल निकाल सकते हैं, किसी के भी नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा मेथड होता है, इस तरीके से हम POAC जो है वो अप्लाई करते हैं एटम के लिए, ठीक है। ये जस्ट सिमिलर है मास कंजर्वेशन की तरह, जिस तरीके से मास कंजर्वेशन होता है कि रिएक्टेंट का अगर आपने जितना मास लिया है उतना का उतना आपके पास में क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। तो उसी तरीके से रिएक्टेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने के उतने आपके पास में क्या होंगे, प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फॉस्फोरस की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो क्या बनता है, P4O10 बनता है। फिर ये P4O10 जो है वो फर्दर रिएक्शन करता है BaCl2 के साथ, और जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या बनाता है, BaPO4 का होल टाइप्स, ठीक है। इसके आपको कितने दे रखा है, इसका 31 ग्राम दे रखा है, ये एक्सेस में दे रखा है, ये भी एक्सेस में दे रखा है, और ये x मोल दिया गया। तो आपको पता करना है कि इस x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो हम ये जो x की वैल्यू है ये हम POAC से सॉल्व करेंगे कि POAC से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज आएगा, ठीक है। किस तरीके से, देखो अगर कोई भी रिएक्टेंट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, उसमें से अगर एक एक्सेस के अंदर है तो बाकी सारे क्या होंगे, लिमिट के अंदर होंगे। यानी अगर ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस में है तो जो फॉस्फोरस होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। फॉस्फोरस क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यानी कि मतलब ये रिएक्शन के अंदर फॉस्फोरस जो होगा यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना फॉस्फोरस यहाँ पे था उतना का उतना फॉस्फोरस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो ये P4O10 जो है ये फर्दर रिएक्शन करता है BaCl2 के साथ, ठीक है। जो कि BaCl2 है ये हमारे पास में एक्सेस के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना P4O10 यहाँ है उतना सारा का सारा क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस यहाँ आ जाएगा, जितना फॉस्फोरस यहाँ होगा उतना का उतना फॉस्फोरस यहाँ आ जाएगा। यानी यहाँ पे फॉस्फोरस 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट के अंदर है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा जो है वो रिएक्शन एंड करवा देते हैं, यानी वो पूरे के पूरे कंप्लीट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सेस के अंदर ये बच जाते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जितना फॉस्फोरस यहाँ है वो सारा का सारा फॉस्फोरस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट रूप में ये बोल सकते हैं कि जितना फॉस्फोरस पहले रिएक्टेंट में था वो सारा का सारा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास में फॉस्फोरस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हम POAC यूज़ करते हैं। POAC यूज़ करने से पहले हम मोल निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम POAC की बात करते हैं तो हमारे पास में मोल्स होने चाहिए, ठीक है। हम मोल के रेस्पेक्ट में ही POAC यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं मोल ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का वेट कितना दे रखा है, 31। मोलिकुलर वेट कितना होता है, 31, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 1 मोल, ठीक है। यानी फॉस्फोरस का कितना मोल है, फॉस्फोरस का 1 मोल है। तो हम POAC यूज़ करते हैं, POAC फॉर फॉस्फोरस, ठीक है। POAC फॉर फॉस्फोरस। अब देखो जितना फॉस्फोरस यहाँ है वो फाइनल का फाइनल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लिखें तो देखो यहाँ पे तो सीधा एक ही एटम है, ठीक है। यानी फॉस्फोरस ये है, इसके साथ और कुछ अटैच नहीं है, तो 1 इंटू, अब मोल ऑफ किसके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा फॉस्फोरस का मोल, ठीक है। या मैं आपको लैंग्वेज लिख के बता देता हूँ, मोल ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फॉस्फोरस कितना है, यहाँ पे फॉस्फोरस 2 है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस 8 नहीं है, ऑक्सीजन 8 है, फॉस्फोरस 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू मोल ऑफ क्या हो जाएगा, मोल ऑफ BaPO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो देखो मोल ऑफ फॉस्फोरस कितना है, 1,
इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ BaPO4 का होल ट्वाइस कितना हो जाएगा, x। तो ये कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट से भी क्या कर सकते हैं, हम लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से ही भी हम उसको यूज़ करके और POAC का फॉर्म जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ एक्सेस में दे रखा हो तो एक्सेस का मतलब ये दे रखा है, वो आपको ये इंडिकेट करना चाहता है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट है। अगर ये एक्सेस के अंदर नहीं दे रखा होता तब हम सीधा डायरेक्ट नहीं बोल देते, फिर हम इसके कैलकुलेट करते हैं पहले, देन उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवा के फिर इसके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हमें क्या दे रखा है कि ये दोनों जो है फॉस्फोरस दोनों टाइम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट बार बार 2 बार आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर, इसका मतलब जितना फॉस्फोरस यहाँ था वो सारा का सारा यहाँ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर ये एक्सेस में नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, फिर हम इसका मोल आता, इसके मोल से हम क्या करते हैं, ये एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बट अगर आपको कुछ एक्सेस के अंदर दे रखा है, इसका मतलब आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करो और उससे सीधा डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हो। राइट, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है POAC का कॉन्सेप्ट। अगर कई बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं आती है, कई बार टफ केमिकल इक्वेशन आ जाती है, तो उसमें आप POAC का फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो POAC का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। राइट, अब इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सापेक्ष घनत्व। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो भी उसका मास है उन दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है। इसका जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, और उसका जो मास है दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। जैसे पानी होता है, तो पानी का अगर हमारे पास में 1 लीटर पानी है, ठीक है, तो 1 लीटर पानी को हम क्या करेंगे, उसका हम वेट निकालेंगे और उसका जो आयतन है यानी वॉल्यूम जो है दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसकी डेंसिटी आ जाएगी। राइट, इस तरीके से ये डेंसिटी होती है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, यानी अगर हम बात करें किसी गैस की, तो हमारे पास में कोई अननोन गैस है, उस अननोन गैस की हमें क्या निकालनी है, हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी। तो हम क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी जो है वो किसके रेस्पेक्ट में मानेंगे, हम कोई भी जो आइडियल गैस है हमारे पास में, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2 गैस का, तो हम H2 गैस के रेफरेंस के अंदर या फिर H2 गैस को रिलेट करके उसका जो है डेंसिटी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। यानी किसी नॉन गैस की डेंसिटी से रिलेट करके हम क्या करेंगे, अननोन गैस की डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। 2 तरीके से एक्सप्लेन किया, 2 तरीके का होता है। इसमें फर्स्ट आती है वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर डेंसिटी। ठीक है, फिर आती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी जो होती है ये यूज होती है ओनली फॉर गैस के लिए। जब भी हम वेपर डेंसिटी की बात करेंगे इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, गैस के लिए बात कर रहा है। तो गैस के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, वेपर डेंसिटी टर्म यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास में कोई लिक्विड है तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ओनली फॉर लिक्विड। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई लिक्विड है तो उसके लिए हमें कोई उसकी रिलेटिव डेंसिटी बतानी है तो हम उसका क्या यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। और अगर हमारे पास में गैस है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वेपर डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी की। फर्स्ट वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, जो भी गैस है, ठीक है, उसकी जो भी वेपर्स फॉर्म बनती है उसकी जो भी डेंसिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, गैस की डेंसिटी, उसको डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ, उसको डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी गैस है उसकी डेंसिटी आपको पता है, उसकी डेंसिटी को आप डिवाइड कर दो H2 गैस की डेंसिटी के साथ, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेपर डेंसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी अगर हमें किसी भी गैस के लिए कैलकुलेट करनी है तो आप उस गैस की क्या करोगे, गैस की डेंसिटी को डिवाइड करोगे H2 गैस की डेंसिटी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी का। और ध्यान रखना ये सारा का सारा जो होता है ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होता है,
यानी प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी एक ही कंटेनर के अंदर होने चाहिए दोनों चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर चेंज करे हो टेम्परेचर भी चेंज करे हो। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते तो हमारे पास में वेपर डेंसिटी जो है वो नहीं करेक्ट जो है एक्यूरेट वेपर डेंसिटी जो है हमें नहीं मिलती, ठीक है। चलो इसका एक और हम फॉर्म देखते हैं। हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है, जिसमें P क्या होता है, प्रेशर होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल, R कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर हम मोल को इस तरीके से लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट RT लिख सकते हैं, ठीक है। मोलिकुलर वेट को हम इस साइड ले आएंगे, V को इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, P डॉट मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा, RT। तो वेट अपॉन वॉल्यूम यानी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है, ठीक है। ये डेंसिटी होगी तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो डेंसिटी जो होती है इसको हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। ये जो सिंबल होता है वो क्या होता है, रो। तो ये हो जाएगा P डॉट M मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो RT, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। इसको हम अगर हम रो के रेस्पेक्ट में बात करें यानी डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी PM यानी P मोलिकुलर वेट अपॉन में क्या हो जाएगा, RT, यानी डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन में RT, यह आ जाएगा आपका रो। अब इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो देखो वेपर डेंसिटी क्या आएगी, डेंसिटी ऑफ अ गैस क्या होगी, PM या फिर P मोलिकुलर वेट अपॉन में क्या हो जाएगा, RT डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। तो डेंसिटी ऑफ H2 गैस के लिए P सेम रहेगा इनटू मोलिकुलर वेट कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे RT, ठीक है। P जो है वो कांस्टेंट है, R होता है कांस्टेंट ही होता है, T जो है वो कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। यानी वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको किसी भी गैस के लिए वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको सिंपल क्या करना है, उसका मोलिकुलर वेट लेना है, उसके मोलिकुलर वेट को आपको डिवाइड करना है 2 से। आप उसके मोलिकुलर वेट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप उसकी क्या आ जाएगी, वेपर डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेट करनी है हमें वेपर डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ Cl2 विद रेस्पेक्ट टू O2 गैस, ठीक है। हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इसके लिए, यानी Cl गैस की जो डेंसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है, O2 गैस के रेस्पेक्ट में। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, देखो कि जो वेपर डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, मोलिकुलर वेट ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ O2। तो Cl2 का मतलब क्या होता है, यानी क्लोरीन का एक का कितना होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 72 होगा कि 71 होगा, 71 है ना, 71, और ये हो जाएगा O2 कितना होता है 32, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो जो वेपर डेंसिटी है वो आ जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में आएगी, ऑक्सीजन गैस के रेस्पेक्ट में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी अदर गैस के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, या फिर सीधा डायरेक्ट किसी गैस के लिए आपको पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 गैस के लिए हमें पता करना है, N2 गैस की हमें क्या पता करनी है, वेपर डेंसिटी पता करनी है। तो N2 गैस की वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन में 2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट कितना होता है N2 का, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा 14, ठीक है। तो इसकी वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो देखो ये क्वेश्चन तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, हम बाद में सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं लिक्विड्स के लिए, ठीक है। लिक्विड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो होती है, अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो ये होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। जो भी लिक्विड आपको दे रखा है उसकी डेंसिटी डिवाइड करना है आपको डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो H2 की डेंसिटी होती है वो आपको उससे डिवाइड करना है किसको, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड को। तो हमें पता है कि जो H2 की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, यानी जो डेंसिटी आएगी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी आपको लिक्विड दे रखा है उसकी जो भी डेंसिटी दे रखी है वही उसकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है, सपोज हम ठीक है, सपोज करते हैं जो हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो भी डेंसिटी है लिक्विड की वो हमारे पास में कितनी है, x ग्राम पर ml हमारे पास में लिक्विड की डेंसिटी है। हम उसको डिवाइड कर देंगे 1 ग्राम पर ml से। ठीक है, तो ml से ml सोल्व हो जाएगा, ग्राम से ग्राम सोल्व हो जाएगा, कितना आएगा, x/1 आ जाएगा, यानी कितना आएगा, x आ जाएगा। यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की होती है। अब हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड के पीछे यूनिट लिखते हैं ग्राम पर ml, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के पीछे कोई भी यूनिट नहीं आएगी, यानी ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपकी यूनिटलेस। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो अगर आपको किसी भी लिक्विड की डेंसिटी सपोज 2 ग्राम पर ml दे रखी हो, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 2। सपोज आपको 4.5 ग्राम दे रखी हो, 4.5 ग्राम पर ml दे रखी हो, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 4.5। आपको यूनिट हटानी है, उसकी जो डेंसिटी है वो उसके किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 63% W/W ऑफ एसिड इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है आपको, 1.8 दे रखी है। इफ वाटर इज एडेड देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1.2। कैलकुलेट परसेंटेज W/W ऑफ एसिड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें परसेंटेज W/W एसिड का कैलकुलेट करना है जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, देखो 63% का मतलब क्या होता है, 63% का मतलब होगा हमारे पास में कि 63 ग्राम जो है एसिड प्रेजेंट था कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, W/W दे रखा है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 1.8 दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सपोज हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, हमें लिक्विड की डेंसिटी दे रही है तो हम इससे मास वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.8 इज इक्वल टू मास हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा V। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा, तो V कितना आ जाएगा, 63 डिवाइड बाई, सॉरी एक काम करो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का हमें पता करना है, तो सॉल्यूशन तो कितना है, 100 ग्राम है, एसिड का तो हमें बाद में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे मास जो यूज़ करेंगे वो सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, तो 1.8 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई V। ठीक है, तो V को हम इस साइड ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100/1.8। ये इसका क्या आ जाएगा, ml के अंदर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। अब हम बात करते हैं कि जब हम वाटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी अगर हम बात करें उसमें क्या किया जाता है, इफ़ वाटर इज़ एडेड, तो हम मान लेते हैं कि x ml वाटर जो है वो ऐड किया गया, x ml वाटर ऐड किया गया। अब देखो x ml वाटर का मतलब क्या होगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि x ग्राम वाटर ऐड किया गया, x ग्राम वाटर एडेड। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे डेंसिटी की, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर हम बात करें जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, 1 ग्राम पर ml होती है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अगर x ml वाटर ऐड किया है तो इसका मतलब कितना वाटर ऐड हुआ है, x ग्राम वाटर ऐड हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो डेंसिटी कितनी देर की है, वापस है 1.2 डेंसिटी हो जाती है जब हम वाटर को ऐड कर देते हैं। अब देखो मास कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, पहले 100 था, अब हमने उसमें क्या डाल दिया, हमने कुछ x वाटर ऐड कर दिया। तो अब जो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v प्लस x हो जाएगा। v की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.2 इज टू कितना आ जाएगा, 100 प्लस x डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके 100 अपॉन 1.8 प्लस x। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500/3 आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे कितनी आएगी, 500/3 आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू आई है 500/3, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 166.6 आ जाएगा। ये 166.3 के आसपास आएगा, या फिर ठीक है पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकता है, ऑलमोस्ट 166, ठीक है इतना ही आएगा। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास में 100 प्लस, पहले हमारे पास में कितना था 100, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो कितना आ गया 116.6, तो 100 प्लस 166.6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर एसिड कितना था, 63 था। कितना था, 63। तो बताओ 100 ग्राम के अंदर कितना होगा, 100 ग्राम के अंदर कितना होगा, 63 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100, या फिर हम इसको लिख देते हैं 266.6 इंटू में हम क्या कर देंगे, अगर हम परसेंटेज निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में परसेंटेज आ जाएंगे कि जो एसिड है उसका परसेंटेज W/W कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कुछ नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यही है कि जो आपको लिक्विड दे रखा है उसकी डेंसिटी है, बस आपको क्या करना है, यूनिट हटा देनी है। ठीक है, या फिर अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी से सीधा आपसे पूछा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, डेंसिटी के पीछे जो यूनिट लगी होती है उसको हटा देना, तो कन्वर्ट हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी में। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के पीछे अगर आप यूनिट लगा देते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके पीछे, किसका, डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मोड ऑफ क्या होती है, डेंसिटी की। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा मोड, जब भी हम किसी चीज़ का मोड लेते हैं तो जो यूनिट्स होती है वो हट जाती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द मोड ऑफ डेंसिटी, ये मोड होता है डेंसिटी का। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम POAC जो है वो हर एटम के लिए यूज़ कर सकते हैं। POAC जो होता है वो अनबैलेंस इक्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बैलेंस इक्वेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। फिर हमने पढ़ा था कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो किस तरीके से यूज़ होती है। रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास में दो तरीके की होती है, एक होती है वेपर डेंसिटी और एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी जो होती है वो हम गैस के लिए यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। वेपर डेंसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं, वेपर डेंसिटी निकालते हैं कि जो भी आपको गैस की डेंसिटी दे रखी है उसको आप डिवाइड कर दो H2 गैस की डेंसिटी से, या फिर आप उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उसकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। फिर हमने बात की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो मोड ऑफ डेंसिटी होती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है उसमें उसका आप मोड ले लो, मोड लेने के बाद जो भी वैल्यू आती है सेम वैल्यू आएगी, है ना, जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी। चेंज तो क्या, यूनिट जो है वो हट जाएगी। अगर आपको डेंसिटी की यूनिट दे रखी है ग्राम पर ml के अंदर, तो उसकी ग्राम पर ml डेंसिटी की जो यूनिट है वो हटा दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीटली पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए।